हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पोषण के बारे में। आज आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के प्रकार क्या हैं तथा उसकी क्रियाविधि क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया था कि पोषण क्या है, जीवों के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करना, फिर उसका पाचन एवं अवशोषण तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। फिर हमने देखी अलग अलग जीवों में पोषण की जो क्रियाविधि थी उसको देखा था। तो इसी प्रकार से हम आज श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, मतलब जो पोषण के द्वारा हम खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं उसका उपयोग जो है कोशिकाओं में होता है, और कोशिकाओं में उपयोग के बाद जो है विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ना, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पादन ज़रूरी है, और उसी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, जिसको हम श्वसन कहते हैं। श्वसन एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है, यानी इसमें जो है आपके जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन देखिए दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर है। तो देखिए, जो श्वसन की पहला चरण जो होता है वो प्रत्येक जीव में लगभग समान होता है, क्योंकि जो आपका जो कोशिकाएं होती हैं वो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लिए होती हैं। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला अणु है, और ये 6 कार्बन वाला अणु जो है कोशिका द्रव्य में इसका पहला चरण संपन्न होता है, तथा ये 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, जो यीस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, तथा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा रिलीज होती है और 2 कार्बन अणु बनते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है उसको हम अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका ईस्ट। और दूसरा आपका ऑक्सीजन के अभाव, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारी अगर पेशियों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है तथा ऊर्जा रिलीज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, देखिए ये होता है। और देखिए, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जिसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है, जब श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जो कि ईंधन की तरह कार्य करती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो है आपका वायवीय श्वसन हो जाएगा, जो कि इसका उदाहरण है मनुष्य। देखिए, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर ही आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेते हैं। वायवीय श्वसन जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। और ये कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है आपका जो अनॉक्सी श्वसन है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी ऑक्सी श्वसन में, और कंपैरेटिवली कम ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके अनॉक्सी श्वसन में, यानी कि लगभग 36 एटीपी के अणु जो है वो आपके वायवीय श्वसन में मुक्त होते हैं। तथा अगर दूसरी ओर बात करें हम अवायवीय श्वसन की, तो उसमें 2 एटीपी ऊर्जा अणु मुक्त होती है, 2 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उदाहरण क्या होगा, मानव, तथा इसका उदाहरण ईस्ट, जैसे कि मैंने बताया। देखिए, अब जो पौधे होते हैं वो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, और दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होती है पौधों में। अब देखिए, जो विभिन्न प्रकार के जीव उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। तो जो जलीय जीव हैं, जलीय जीवों में श्वसन, जलीय जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो है जल में घुले तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इनकी श्वसन दर जो होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है।
मछली, अब देखिए जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं और उनके श्वसन अंग क्या है, यानी किस तरह से वो श्वसन करते हैं। मछली जो है वो गलफड़े या फिर गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। मच्छर श्वास नली या ट्रैकिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। केंचुआ त्वचा के द्वारा, और मनुष्य जो है उसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा संपन्न होता है। अब देखिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया, तो देखिए मनुष्य में श्वसन जो है वो उसमें श्वसन तंत्र द्वारा होता है, जिसके विभिन्न अंग। देखिए सबसे पहले जो है जो वायु है वो नासा द्वारा पहुँच ग्रसनी और कंठ से होते हुए श्वास नली के द्वारा फिर श्वसनी से होते हुए श्वसनिका और फिर फेफड़ों में पहुँचती है, और फिर कोपिका कोष तथा रुधिर वाहिकाओं में। और देखिए अब मैं क्रियाविधि अगर बताई, मनुष्य के शरीर के अंदर वायु जो है वो नासाद्वार के द्वारा जाती है। उसके बाद जो नाक में हमारे हेयर पाई जाती हैं तथा म्यूकस श्लेष्मा में पाई जाती है, वो वायु में जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं जो कि परागकण धूलकण के रूप में हो सकती हैं, उनको जो है रोकती है। और फिर उसके बाद गिरसनी जो होती है वो पाचन और जो श्वसन होता है उसके लिए समान मार्ग है, यानी दोनों के लिए एक ही होती है। कंठ जो है वो ये श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के ऊपर एक नली है। श्वास नली के ऊपर और ग्रसिका के सामने एक नली है, जिसकी लंबाई जो है वयस्क व्यक्तियों में 5 सेंटीमीटर होती है। कंठ में उपास्थि के वलय पाए जाते हैं, उपास्थि के रिंग पाए जाते हैं, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु का मार्ग जो है विचलित ना हो, निपतित ना हो। श्वास नली से होकर वायु जो है फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों के अंदर छोटी नलिकाओं में जो है इसका मार्ग विभाजित हो जाता है, जो कि गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं और जिसको हम कूपिका बोलते हैं। कूपिका जो है वो एक सतह उपलब्ध कराती है जहाँ की गैसों का विनिमय होता है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव श्वसन क्रिया देखिए अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। अंतः श्वसन के दौरान जो है वक्षीय गुहा फैलती है, क्योंकि पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। वक्ष गुहा ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु जो है वो फेफड़ों में भरती है। उच्छ्वसन क्या है, तो वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो होता है उच्छ्वसन, तथा सांस लेते हैं तो अंतः श्वसन। पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये आपका श्वसन तंत्र का चित्र देखिए, आप देख सकते हैं कि नासा द्वार, यानी कि जो नाक का द्वार है ये नासा द्वार बोलते हैं। नासा द्वार जो है फिर वो आपका ग्रसनी और कंठ में आकर खुलता है। फिर उसके बाद श्वास नली, और श्वास नली में उपास्थि वलय पाए जाते हैं। उसके बाद जो है श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में आता है, तथा फेफड़ों में हमारे कूपिकाएँ पाई जाती हैं। कूपिका जो है वो एक सतह उपलब्ध कराती हैं श्वसन के लिए, जहाँ आप कूपिकाओं में फिर जो है ऑक्सीजन का या फिर गैसों का आदान प्रदान हम बोल सकते हैं। देखिए जो वायु होती है वो कूपिकाओं में पहुँच जाती है। फिर कूपिकाओं में पहुँचने के बाद कूपिकाओं में जो है रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल फैला होता है, और फिर रुधिर वाहिकाओं में जो ब्लड होता है, ब्लड में उपस्थित आरबीसी के साथ जो ऑक्सीजन है वो मिलकर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये धमनी के द्वारा फिर ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचता है, और ऊतकों में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे फिर ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से आपकी आ जाती है ऊतकों में, और ऊतकों से ये कूपिकाओं में आती है। कूपिकाओं से फिर रुधिर वाहिकाओं से होते हुए नासा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में।